Just wait, Dr. I have to unmute you. Wait, Dr. I have to unmute you. Yes, welcome, Dr. in the Divine Astro Healing Prayer Session. आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मिश्रा जी से मेरा बहुत पुराना परिचय है और आपने मुझे बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक कोरोना की बात है, अब तो 50 दिन हो गए हैं, उससे ज़्यादा समय हो गया लॉकडाउन को, और हमारे देश के अधिकांश लोग ये बीमारी क्या है इसे बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। साथ में जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ था तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने ये उम्मीदें की होगी कि लॉकडाउन 2, 3 या 4 के बाद ये समस्या पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और हम लोग जैसा जनवरी फरवरी तक जी रहे थे उसी तरह से जीवन फिर से शुरू हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से इस बीमारी का हम व्यवहार देख रहे हैं, उस हिसाब से ऐसा तुरंत निकट भविष्य में होता हुआ दिखाई नहीं देता। इसका अर्थ यह है कि हम सभी लोगों को हो सकता है पूरे 2020 वर्ष के दौरान जीवन में जीने के तरीके के अनुशासन को अगले 4 से 6 महीने के लिए बदलना होगा ताकि हम इस बीमारी से बच सकें। जस्ट आपकी जानकारी के लिए, क्योंकि मुझे कहा गया है कि इसके मेडिकल पक्ष को भी सामने रखूं, तो यह एक वायरस से होने वाली बीमारी है। वायरस जो होते हैं ये बहुत ही सूक्ष्म स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये एक तरह से जीव भी नहीं होते। इनमें सिर्फ एक आरएनए का कोड होता है और उसके आसपास कुछ प्रोटीन और फैट मटेरियल होता है। ये अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। ये जब भी हमारे शरीर में पहुंचते हैं तो ये हमारी शरीर की सेल्स के अंदर जाकर हमारे ही सिस्टम को यूज करके बहुत सारा खुद का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो एक ऐसी परिस्थिति क्रिएट कर देते हैं जिसमें कि हमारी तमाम सेल्स के अंदर ये पहुंच जाते हैं, और इसलिए ऐसी कोई सरल दवा भी नहीं है कि जिन्हें इन्हें आसानी से क्लियर किया जा सके, क्योंकि ये फिर शरीर की बहुत सारी सेल्स के अंदर पहुंच जाते हैं और इसलिए बचाव ही इसका सर्वश्रेष्ठ उपाय है। जहाँ तक इस वायरस के बारे में मैंने कई बार बहुत तरह की बातचीत हुई है मेरे साथ और दूरदर्शन और अन्य कई टीवी नेटवर्क्स पे भी। तो जब भी मैं वहाँ पर आम जनता की जो जिज्ञासा समझने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे लगता है कि अभी भी कई लोग बहुत सारी गलत जानकारियों के साथ इस वायरस के बारे में जी रहे हैं। जबकि हमें यहाँ पर इस वायरस के बारे में एक चीज जो बहुत अच्छे तरीके से समझ लेने की जरूरत है और दिमाग में इसे बहुत अच्छे तरीके से बिठा लेने की जरूरत है कि ये वायरस शरीर के अंदर या तो मुंह के जरिए मतलब श्वास के जरिए, नाक के जरिए या आंख के जरिए पहुंचेगा। मतलब हवा में यदि ये वायरस होगा तो ये हमारे शरीर में 3 ही पॉइंट से एंट्री कर सकता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है नाक और मुंह, और उसके बाद है आंखें। और इसी तरीके से यदि किसी व्यक्ति को ये वायरस का इन्फेक्शन है तो वो अपनी श्वास के जरिए इस इन्फेक्शन को दूसरे तक पहुंचा सकता है। तो स्वाभाविक है कि यदि हमें इस वायरस से बचना है तो एक जरिया ये है कि आंख, नाक और मुंह, इस रास्ते को कुछ इस तरीके से हैंडल किया जाए कि वायरस हमारे शरीर में आसानी से नहीं पहुंच सके। और इसलिए या तो चश्मा लगाएं या फेस शील्ड लगाएं जो एक प्लास्टिक कवर है, ताकि डायरेक्ट एयर का कांटेक्ट आंख से रुक जाए, और नाक और मुंह को मास्क के जरिए बंद रखें। यदि हम इतना प्रिकॉशन ले लेते हैं तो इस वायरस की एंट्री का हमारे शरीर में एक बड़ा रास्ता रुक गया। दूसरा, अन्य वायरस की तुलना में यह वायरस सरफेस पर, मतलब अगर ये कहीं पर भी गिर गया है तो वहां पर इसका जीवन करीब 6 घंटे से लेके 72 घंटे का हो सकता है। जैसे यदि ये किसी प्लास्टिक पे गिर गया, मान लीजिए एक व्यक्ति को कोरोना वायरस है, आप एक ऑफिस में काम करते हैं, आपके ऑफिस में वो आता है और आपने तो मास्क, आंख पे चश्मा और कवर पूरा कर रखा है, तो डायरेक्टली आपको उसने उस तरीके से तो प्रभावित नहीं किया। लेकिन
अब उस व्यक्ति ने कितना प्रोटेक्शन लिया था ये भी जरूरी है। यदि वो व्यक्ति भी आपकी तरह से पूरा कवर्ड रहता है तो वो इन्फेक्शन आसानी से दूसरे को नहीं पहुंचा सकता। लेकिन कई बार मानव स्वभाव है कि जैसे ही वो अकेले हुए उन्होंने अपनी सब चीजें निकाल दी और उन्हें खांसी आती है, छींकें आती है और आपके ऑफिस के वेटिंग चेम्बर में वो सब करके निकल जाते हैं अपने घर पर। अब उस छींक और खांसी के अंदर जो बहुत सारा वायरस था वो कुछ देर तक तो हवा में टिका रहा, लेकिन फिर आकर जमीन पर टेबल पर सेटल हो गया। अब उस कमरे में आप कुछ देर के बाद आते हैं। अब आप टेबल पर कुछ काम करते हैं और उस दौरान टेबल की सरफेस आपके हाथ के टच में आती है। तो अब इस तरीके से ये वायरस जो अभी टेबल पर जीवित है ये आपके हाथ के टच में आ गया। अब यदि आप इनएडवर्टेंटली गलती से अपना फिर मास्क निकाल देते हैं, प्रोटेक्शन नहीं रखते और अब अपने हाथ को चेहरे से टच कर लेते हैं, तभी रास्ता खुलता है। अब यदि आप ऐसा काम नहीं करते, हाथ पे अगर वायरस है भी लेकिन आप अगर अपने हाथ को चेहरे से टच नहीं करते तो ये आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। वेरी गुड। और उसके बाद यदि आप हैंड वॉश कर लेते हैं, हाथ धो लेते हैं साबुन से, वायरसेस की खासियत ये होती है कि इनके अंदर एक छोटा सा आरएनए होता है और उनके आसपास एक फैट की लेयर होती है। और हम जब भी हमारे हाथ पे अगर कोई तेल या घी भी चिपका होगा तो जब भी हम साबुन से वॉश करते हैं तो वो क्लियर हो जाता है। इसी तरीके से यदि ये वायरस हाथ पे चिपका हुआ है और हम साबुन से हाथ धोते हैं लगभग 15 से 20 सेकंड तक, तो अब इस वायरस का फैट का लेयर इस साबुन की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और जैसे ही इसका ये आउटर कोट डिस्ट्रॉय होगा अब ये वायरस सर्वाइव नहीं कर सकता। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि मैं रोज अखबार और सब जगह पर बहुत सारी बातें, सैनिटाइजेशन, कई जगह पर लोग सैनिटाइजेशन के चेंबर से सैनिटाइजर पदार्थों का लोगों के ऊपर एक तरह से वो कर रहे हैं, छिड़काव कर रहे हैं, से लेके बहुत तरह तरह की बातें चल रही है। सब्जियां, दूध, इन सब का कितना प्रोटेक्शन रखें। लेकिन यदि आप इस तथ्य को अच्छे से समझ लें कि यदि आपने किसी सरफेस को टच किया है जिस पे संभावना है कि बहुत सारे लोगों का उस क्षेत्र में आवागमन चल रहा है उस रूम में, तो आप कृपया हाथ धो लें, आप सुरक्षित हो गए। और दूसरा, अपना चेहरा, नाक और मुंह ये दूसरा स्रोत है जहां से ये वायरस हमारे शरीर में पहुंच सकता है। इन दोनों आदतों को यदि हमने जीवन में उतार लिया और यदि हम किसी ऐसी जगह पर है जहां हाथ धोना संभव नहीं है तो फिर 70% अल्कोहल से अधिक युक्त का कोई भी सैनिटाइजर, उसका 4 या 5 ml दोनों हाथों में डालकर अगर हम उसे अच्छे से क्लीन कर लें तो 70%, 65% से ऊपर का यदि अल्कोहल होता है तो भी वो इस वायरस को किल कर देता है। तो दोनों ऑप्शन है। अगर पानी और साबुन की सुविधा है तो बड़ा सरल उपाय हमारे पास मौजूद है। लेकिन बिना वजह आप घर में बैठे किसी के संपर्क में नहीं है, तो अब ऐसी स्थिति में बार बार अपने हाथ को सैनिटाइज करने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। तो यदि आप मेरी इस बात को समझ गए हैं कि ये वायरस शरीर में किस तरीके से प्रविष्ट करेगा, तो उसे हमें रोकने के लिए क्या क्या करना है, तो घर से जब भी बाहर निकलें, वापस आए तो इन बुनियादी बातों का यदि हम ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और अंतिम बात जो मैं कहना चाहता हूँ, जब ये डिसीज के बारे में हम लोगों ने मार्च महीने में सुना था तो मन में बहुत डर था। ये सुना था कि ये अगर हो जाती है तो 10% लोगों की मृत्यु हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे समय गुजर रहा है और इस बीमारी का ट्रेंड जो हम देख रहे हैं वो ये है कि करीब 2 से 3% मरीज इसमें गंभीर होते हैं और 95-97% मरीजों में एक आम बुखार की तरह ये आकर निकल जाता है। तो यदि किसी व्यक्ति को कोरोना हो भी जाए तो उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। हालांकि पिछले 40-50 दिनों में बहुत सारा डर लोगों के मन में समा गया है, लेकिन ये उतनी खतरनाक बीमारी भी नहीं है कि लोग, जो मैं देखता हूँ कई बार कि इस बीमारी ने न सिर्फ मरीजों को बीमार किया है, दिमागी तौर पर लोगों के आपस में रिश्ते तोड़ दिए। लोग एक दूसरे को बड़े संशय की नजरों से देखने लगे हैं। यदि किसी एक सोसाइटी या एक बिल्डिंग में किसी व्यक्ति को कोरोना हो जाए तो उस व्यक्ति का जीवन कई बार मुश्किल हो जाता है, ऐसी भी परिस्थितियां सुनने में आती है। तो
ऐसा भी नहीं है, यदि बीमारी से उतना डरने की जरूरत भी नहीं है, ईश्वर हमारे साथ हैं, हम इस अपनी बेहतर देखभाल करें तो अधिकांश लोग इसमें 7 से 14 दिन में ठीक हो जाते हैं। और यदि किसी भी व्यक्ति को बुखार है, गले में दर्द है, गले में खराश है, ये किसी अन्य फ्लू से भी हो सकता है और कोरोना से भी हो सकता है। यदि ऐसा है तो अस्पताल में जो इलाज है वो तो अपनी जगह है ही सही, हालाँकि मुख्य इलाज तो इसमें पैरासिटामॉल ही है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आप सबसे पहले अपनी नाक, मुँह और आँखों को कवर करें। क्योंकि कोई भी बीमारी जो संक्रामक होती है, चाहे वो कोरोना हो, चाहे इसके पहले स्वाइन फ्लू हो या हमारा ऑर्डिनरी फ्लू हो, ये तमाम बीमारियां एक से दूसरे व्यक्ति को श्वास रूट के जरिए फैलती है। तो इसकी रोकथाम के लिए हमें हमारी तरफ से ईमानदारी से प्रयास करने चाहिए। और अंत में ये जितनी भी वायरस की बीमारियां होती है, ये फाइनली जब हम सब लोगों में अपनी इम्यूनिटी आ जाती है, तो ये वायरस फिर एक आदमी के बाद जब दूसरे तक पहुंचता है और उसमें इम्यूनिटी रहती है तो वहां रुक जाता है। और इस तरह से फाइनली इन्फेक्शन की चेन ब्रेक डाउन होती है। और ये तुरंत होने वाली चीज नहीं है, इसमें काफी समय लगेगा। और भारत जैसी विशाल आबादी के देश में यदि लोग जागरूक बने रहे और अपनी बेहतर तरीके से केयर की, तो इस डिसीज को हम धीरे धीरे समय के साथ साथ इसको भी हम भूल जाएंगे, जैसे और इसकी जैसी अन्य भी पास्ट में कई तरह की बड़ी बड़ी बीमारियां हमारे बीच आकर जा चुकी हैं। धन्यवाद। Very good, Doctor Saab. Give a clap for him. And really, whatever we are getting, हमको जो भी मिल रहा था अभी तक कानों के माध्यम से, वह भय व्याप्त था, वो भले मैं भी हूं या आप भी हो, लेकिन हाउ ब्यूटीफुली एक्सप्लेन विदाउट क्रिएटिंग ए फियर इज एप्रिशिएबल। डॉक्टर साहब आपको प्रणाम करता हूं मेरे धन्यवाद। डिवाइन एस्ट्रोलिंग परिवार से। आपने जिस सरलता से, सहजता से एक आना जाना जीवन का है, उसमें कोरोना रूपी विकार आया है, अगर आप अपना ध्यान रखेंगे तो कोरोना वायरस कुछ नहीं कर सकता। वेरी गुड। एनीबडी वांट टू आस्क? डॉक्टर साहब से कोई प्रश्न पूछना चाहता है? एनीबडी वांट टू आस्क? कंचन दुबई, अच्छा कमला, यस। प्रणाम गुरुजी। हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। मेरे मन में एक भय सा रहता है, थोड़ा आपसे मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर घर में हम कोई चीज रखी है, बाहर से भी कोई आता है उसको हम सैनिटाइज करते रहते हैं, या घर में कोई चीज छूते हैं तो हर समय भय रहता है कि कुछ हो तो नहीं जाएगा। कोई घर की देखिए चीजों से भी कुछ हो सकता है क्या? देखिए अगर आपको जो मैंने अपनी बातचीत में कहा है, अब मान लीजिए आपके घर का कोई ऐसा कमरा है जिसमें कोई चीज रखी है जहाँ कोई गया आया ही नहीं है, जी। इस स्थान पर वायरस के पहुंचने का कोई तरीका ही नहीं है, तो आपको बिल्कुल उस समय चिंतित होने की जरूरत नहीं है। दूसरा, चूंकि आपकी बात से ऐसा लगता है कि आपको डर है अगर इसका, तो आपके घर में अगर कोई भी बाहरी व्यक्ति किसी भी रूप में आते हैं, तो यदि आप एक स्थान नियत कर दें जिसके वहीं तक लोग पहुंचे और वो भी मास्क वगैरह की लगा कर आए, और उसके बाद में उस कमरे के अंदर की कोई भी चीज अगर है तो वहां ये वायरस नहीं पहुंच सकता। और उस कमरे का अगर आप क्लीनिंग कर देती हैं, जिसको कि बहुत आसानी से हम जो जो फ्लोर क्लीन करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर घर में सब जगह आसानी से अवेलेबल है। यदि 1 लीटर पानी में आप 4 छोटे चम्मच ब्लीचिंग पाउडर डाल दें, तो ये जो बनेगा पानी, इससे अगर आप उसे क्लीन कर देती है तो फ्लोर पे कोई वायरस नहीं बचता। साबुन या पानी के डिटर्जेंट से भी इसको क्लीन किया जा सकता है। जी। अच्छा तो डॉक्टर साहब, किसी को हर बुलाते जगह हैं से घर। वायरस घर में नहीं, हमारे शरीर में नहीं आ पाएगा। जी, जी। अगर हम घर में किसी को बुलाते हैं काम के लिए मान लीजिए, तो अगर डिस्टेंस रखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर उसको सैनिटाइज करके बुलाएँ? तो अब क्या होता है कि कोई व्यक्ति जो बाहर से आता है वो किसके संपर्क में, चूंकि हमें ये नहीं पता होता, तो जरूरी है कि जो व्यक्ति बाहर से आए वो, जितना मैंने कहा, नाक, मुंह और आंखें, नाक और मुंह उनका कवर्ड होना जरूरी है। आंखें आपकी कवर्ड होना जरूरी है, उनका नाक और मुंह कवर्ड होना जरूरी है एक मास्क के जरिए। अगर वो उतनी कवर्ड है और आप एक डिस्टेंस के साथ ही उनसे बात कर रहे हैं, क्या होता है कि यदि हम आपस में करीब से बातचीत कर रहे हैं
तो श्वास के जरिए भी वायरस पहुंच सकता है। लेकिन यदि हम डिस्टेंस पे है तो श्वास के जरिए नहीं पहुंच सकता। यदि डिस्टेंस पर है तो कोई बहुत जोर से खांसे, छींके, तभी वायरस पहुंच सकता है। और उसमें भी यदि दोनों लोगों ने मास्क पहन रखे और उनके अंदर डिस्टेंस करीब 2 मीटर का है तो वायरस आप तक नहीं पहुंच सकता। लेकिन यदि वो व्यक्ति आपके तमाम घर के अंदर अगर एंट्री है, उन्हें कोई बीमारी नहीं है, तब तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप उन्हें भी इतना जागरूक कर सकती हैं कि इस तरह के कोई भी लक्षण हो तो उन्हें घर पर रहना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को हमें काम पर नहीं बुलाना चाहिए। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। वेरी गुड। गुलाटी मैडम यूएसए, यस, होल्ड करो मैडम। मैडम वेट करें, गुलाटी मैडम वेट करें, शायद आपने अनम्यूट नहीं किया अपने आप को। यस। नमस्कार, नमस्कार गुरुजी, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। मुझे ये पूछना था कि जब हम बाजार से सामान ले आते हैं, ग्रोसरी, धनिया, पुदीना, कुछ भी, तो उसमें से इन्फेक्शन हो सकता है क्या? किस तरह उसको अच्छी तरह साफ करके यूज कर सके घर में? देखिए, ये बहुत बहुत ही रिमोट, बहुत कम चांसेस वाले इन्फेक्शन के सोर्सेस हैं। सबसे बड़ा इन्फेक्शन का सोर्स है सांस के जरिए, या हमारे घर में कोई इन्फेक्टेड आदमी आ जाए और वो छींक कर, खांस कर हमारे यहाँ के सरफेस को कुछ करके चला जाए। अब आप एक ग्रोसरी स्टोर से कोई पैकेट लेकर आती है, अब इसके ऊपर वायरस हो, आप देखिए इसके ऊपर वायरस कैसे पहुंच सकता है। इसके ऊपर वायरस एक ही तरीके से पहुंच सकता है कि उसी ग्रोसरी स्टोर में कोई अन्य व्यक्ति जिसे कोरोना हो वो जाए और वो उस पर्टिकुलर पैकेट के ऊपर उसने खांसा हो और इस केस में कुछ वायरस पार्टिकल्स उस पैकेट के ऊपर अब रुक गए हो और आप अगले दिन उस पैकेट को खरीद कर ले आती हैं। सिर्फ एक तरीका है। अब जब भी आप बाहर से कुछ भी सामान लेकर आ रहे हैं तो यदि आप उसे, अगर कोई ऐसी चीज है जिसे साबुन से वॉश किया जाता है, तो जैसे हाथ को वॉश करने पे वायरस खत्म हो जाता है, जैसे किसी भी चीज को सोप एंड वाटर से जब आप वॉश कर लेती है तो उसके अंदर अब कोई वायरस नहीं बचता। और यदि आप कोई ऐसी चीज लेके आती हैं जिसे हम करीब 48 घंटे तक रखी छोड़ दे और उसके बाद उपयोग करें तो चलेगा। मान लीजिए कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसा डिब्बा है, कोई ऐसा बॉक्स है, तो फिर तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यदि आपने उस पैकेट को 48 आवर्स तक छोड़ दिया है और उसके बाद आपने उसे टच किया तो उसके ऊपर अगर कुछ था भी तो ये सब चीजें समाप्त हो जाती है। कुल मिलाकर ये है कि हमें बड़े सोर्स पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, और बड़ा सोर्स है हमारे आसपास जो कोई नए लोग आएंगे तो हमें अपने श्वास के रूट को, नाक, आंख और नाक, आंख और मुंह, इन 3 चीजों पे मैं विशेष आपको जोर दे रहा हूँ, क्योंकि कई बार देखने में यह आता है कि हम इन छोटी छोटी बातों पे तो बहुत ध्यान दे देते हैं लेकिन इस बड़े मुद्दे को छोड़ ही देते हैं। तो कृपया इसे मिस ना करें। सबसे इम्पोर्टेंट है हमारी आंख, नाक और चेहरे को कवर करना, और यदि कोई अननोन चीज की टच में आए हैं तो हाथ को साबुन से या सैनिटाइजर से वॉश करना। थैंक यू, थैंक यू। यस चेतन। Pranam Guruji, thank you Dr. Saab. First of all, thank you for your guidance. Dr. साहब, मेरे को एक क्वेश्चन है, जनरली काफी मैसेजेस आ रहे हैं कि स्टीम कंटिन्यूअसली लेती रहिए और गर्म पानी पीजिए और गार्गल्स कीजिए, तो आपका उस पे क्या कहना? देखिए, यदि किसी व्यक्ति को इन्फेक्शन नहीं हुआ है तब तो ये सभी चीजों का कोई मतलब नहीं है। अब यदि कोई व्यक्ति को इन्फेक्शन हुआ है तो उस केस में उन्हें ये सलाह दी जाती है कि वो गर्म पानी की मात्रा अधिक लेते रहें, क्योंकि जनरली जब बहुत गर्मी का एक्सपोजर होता है एक वायरस को तो इसका सर्वाइवल कम हो जाता है। कोरोना वायरस के बारे में ये पता चला है कि 65 डिग्री से अधिक सेल्सियस के ऊपर ये सर्वाइव नहीं कर सकता है। तो यदि हम एक बहुत उबलता हुआ हॉट वाटर जैसा हम चाय बनाने के लिए करते हैं, किसी व्यक्ति को गले में दिक्कत है, कोरोना की संभावना है, और वो व्यक्ति ऐसे गर्म पानी के सिप्स बार बार लेते रहता है, तो चूंकि इस वायरस का बहुत सारा स्टोरेज
हमारी नाक के पिछले हिस्से और गले के पिछले हिस्से में होता है। तो इस तरीके से हम ये सोचते हैं कि शायद वायरल लोड कम हो जाए। एक सामान्य व्यक्ति यदि गर्म पानी पीता है तो अगर उसे कोई इन्फेक्शन नहीं है तो कोई बहुत विशेष लाभ नहीं होने वाला है। लेकिन यदि इन्फेक्शन है तो अगर हम हॉट वाटर लेते रहते हैं, हॉट वाटर के गार्गल्स करते रहते हैं, तो थ्रोट के अंदर अगर वायरस अभी अभी पहुंचा है तो इसकी क्वांटम कम हो जाएगा और वायरल लोड के कम होने का निश्चित रूप से शरीर पे दुष्प्रभाव कम होता है। Very good, very good. Thank you, Doctor Saab. And who want to ask ना? Yes, Dubai. गुरुजी प्रणाम। Yes. डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब मेरे एक प्रश्न आपसे ये है कि हमने सुना कि कोरोना के टाइम पे काफी सारे लोगों का जैसे जिसका अगर हार्मोनल डिसबैलेंस होते हैं तो उनके ऊपर इसका काफी इम्पैक्ट हो सकता है, तो उसके लिए क्या इलाज मतलब क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए हमको? देखिए, ये जो वायरस है ना, ये वैसे तो शरीर के बहुत सारे अंगों को अफेक्ट करता है, लेकिन इसका फाइनली जो सबसे बड़ा कारण जिसकी वजह से पूरी दुनिया सबसे ज्यादा चिंतित है वो है फेफड़े, लंग्स। तो ये सबसे ज्यादा लंग्स तक पहुंचकर ही नुकसान कर सकता है। जो भी हम अलग अलग देशों में 2% से 10% लोग गंभीर होते हुए देख रहे हैं, उन सब में मुख्य बीमारी होती है लंग्स की, क्योंकि ये वायरस वहां पहुंचने के बाद हमारी शरीर की खुद की कुछ ऐसी प्रक्रियाएं होती है जो लंग्स में सूजन ला देती है। जहां तक हार्मोन की बात है, कोरोना का संबंध जो है वो हुआ है कि इसने हम सब लोगों को रेस्ट मोड में डाल दिया है और अब इसकी वजह से लोगों में सबसे बड़ी समस्या आ रही है घर में बैठे रहते हुए वजन बढ़ने की। तो अगले जो हम दुष्परिणाम देखेंगे वो ये है कि ओवरऑल जनता का पॉपुलेशन का वेट बढ़ रहा है और जब भी वेट बढ़ता है तो कई तरह की हार्मोनल समस्याएं, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये सब तकलीफों की भी फिर रफ्तार बढ़ती है। तो निश्चित रूप से इस लॉकडाउन पीरियड में स्वस्थ रहने के लिए हमें अपनी डाइट और फिजिकल एक्टिविटी, इन दोनों पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। थैंक यू डॉक्टर साहब। Very good, Doctor Saab. Iyer ji, yes, last. हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। ये आपने भी कहा है कि इसके अंदर इसके लिए कोई दवाई नहीं है, इम्यूनिटी बढ़ाने की या इम्यूनिटी को एनहांस करने की जो ट्रीटमेंट हो रही है, इसमें दवाई का के कितना ये हो सकता है प्रभाव? जब अभी तक तो कई कंपनियां बोल रही हैं कि 2-3 महीने में आ जाएंगी, तो दवाई आने के बाद भी ये प्रिकॉशंस लेनी पड़ेंगी या फिर दवाई से काम चल जाएगा? देखिए, ये एक सबसे बड़ा मुद्दा है आज के समय का। आपने जितनी भी दवाइयों के नाम सुने होंगे, हमारे देश से हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन से लेके तो रेमडेसिविर से लेके तो इंटरल्यूकिन 6 ब्लॉकर तक, तो ये बहुत सारी दवाइयां हैं, लेकिन कोई भी दवा इसमें से पूरी तरह से सटीक नहीं है कि ये जाएगी और उस वायरस को खत्म कर देगी, ऐसा, क्योंकि ऐसी कोई दवाई अभी तक इफेक्टिव नहीं है। अब हम आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, कोई भी बीमारी से ईश्वर हमें कैसे ठीक करते हैं। तो उसके लिए हमारे सबके शरीर में एक इम्यून सिस्टम है जिसके अंदर सेल्स होती है, उन्हें कहते हैं बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। और इन सेल्स का काम होता है जब भी शरीर में कोई इन्फेक्शन पहुंचे, उस इन्फेक्शन के प्रोटीन को आइडेंटिफाई करें और बदले में फिर ये लिम्फोसाइट्स उस इन्फेक्शन से लड़ती है, खुद कई तरह के प्रोटीन्स बनाती है जिन्हें हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहते हैं, और ये फाइनली जाके उस इन्फेक्शन को खत्म कर देते हैं। और उसके बाद ये ईश्वर की इसमें हमारे शरीर में इस तरह की कृपा है कि इसके बाद एक मेमोरी बन जाती है। अब अगर ये इन्फेक्शन हमारे शरीर में फिर से पहुंचता है तो ये जो हमारी शरीर की बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट से, ये इन्हें याद है कि ये दुश्मन का चेहरा क्या था, तो ये तुरंत से उसके ऊपर अटैक करके उसको खत्म कर देती है। अब इस प्रक्रिया को या तो शरीर में कोई इन्फेक्शन होगा तो हमारा इम्यून सिस्टम रिएक्ट करेगा और हम इससे इम्यून होंगे। तो जैसे किसी व्यक्ति को अगर कोरोना का इन्फेक्शन हो गया और वो ठीक हो गया, इसका अर्थ है उसके अंदर अब इम्यून सिस्टम ने अपनी अरेंजमेंट कर लिए। अब अगर इस व्यक्ति को फिर से वायरस का एक्सपोजर होगा तो इसका इम्यून सिस्टम इस वायरस को किल कर देगा।
और इसी का हम जो दूसरा रूप बनाते हैं वो वैक्सीन है। तो वैक्सीन में यही होता है कि उसी वायरस का एक छोटा सा प्रोटीन व्यक्ति में इंजेक्ट किया जाता है, लेकिन ये प्रोटीन शरीर को नुकसान नहीं कर सकता, लेकिन इम्यून सिस्टम इसे उसी तरीके से लेता है जैसे कि उसके शरीर में वायरस आ गया। तो इस तरीके से हमारे शरीर में इम्यूनिटी डेवलप होती है। जहां तक तमाम प्रकार की दवाइयां, विटामिन और कई तरह की बातों के प्रचार प्रसार में सुनते रहता हूं जो कि शरीर की इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है, मेरी राय में ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इम्यून सिस्टम को कोई दवा से न बढ़ाया जा सकता है न घटाया जा सकता है। ये हम सबके शरीर में ईश्वर द्वारा हमें पर्याप्त तरीके से दिया गया है और ये उसी वक्त काम करता है जब इन्फेक्शन होता है। तो मेरी राय में तो हमारी सबकी अपनी अपनी ईश्वर प्रदत्त इम्यूनिटी है और वो ही हमारी सुरक्षा करेगी। Very good, beautifully. Dino, last you would like to ask something? Dino, you raise your hand. You raise your hand for asking. Yes, I unmute you already. Just ask. प्रणाम गुरुजी, प्रणाम डॉक्टर साहब। आपने बोले स्पेक्स पहनना मतलब चश्मा, जिनका पावर ग्लास है वो क्या सेफ है या डाइवर्स गॉगल्स जैसे ग्लास पहनना चाहिए? देखिए ऐसा है, तो पीछे भी रहेगा लेंस। देखिए उद्देश्य समझ लीजिए, उद्देश्य ये है कि आंखें ठीक से कवर हो जाए। क्या है कि जो फैशन के लिहाज से चश्मे बनाए जाते हैं वो तो रिफ्रैक्शन तो कवर कर देते हैं लेकिन आंखों को पूरी तरह से कवर नहीं करते। तो कोरोना के समय में हमें अपने ग्लासेस को इस तरह से डिजाइन कराना चाहिए, हमें ऐसी फ्रेम सिलेक्ट करना चाहिए जो हमारी आंखों को ठीक से कवर करते। तो लोग चश्मा नहीं लगा रहे हैं और जिन्हें बाहर बहुत ज्यादा जाना पड़ रहा है तो उन्हें प्लास्टिक की फेस शील्ड से अपने चेहरे को कवर कर लेना चाहिए। तो हमें ऑफिसेस में फेस शील्ड के साथ काम करने की आदत डालनी पड़ सकती है। Very good, Doctor Saab. And how down to earth I want to say about Doctor Saab कि if I want to get appointment, मुझे अगर डॉक्टर साहब से मिलना है तो I have to cross 6 stairs. नहीं गुरुजी, आप ये जो है he's so occupied doctor, and we are blessed that we got his time. Really, our divine astrology is so blessed that how beautifully you explain the simple words. And I saw your one room, my God, is so busy. एक patient इधर देखा, एक patient 3 cabins. My God, he rotating whole life. Really, from this time you offer your time. Thank you very much. जया जी, just say thanks from Divine Astrology family. हमारे डिवाइन एस्ट्रोलॉजी परिवार की तरफ से डॉक्टर साहब का धन्यवाद अदा करें आप। Thank you, Dr. Saab, for coming and spending your precious time with all of us and patiently answering all the questions. I was just observing with what patience you answered every single question. Thank you again. And as Guruji mentioned, amidst your busy schedule, you have taken this almost half an hour to be here and be part of the session. We are so truly blessed. And as Guruji mentioned, as part of all our global praying and healing by the entire group from March 25th, we are so blessed to have such opportunities to interact with you face to face while it takes so long, as you mentioned, some 6 layers to get to you. It's truly a blessing. Thank you once again for coming. Thank you. So we are all want to say something, but it is time. And now, thanks again, Dr. Saab, आपको प्रणाम कि आप आज मेरा मानना है कि मेडिसिन एंड ब्लेसिंग का कॉम्बिनेशन हुआ, दवा और दुआ का। हम इतने समय से 25 मार्च से लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। हमारी ये प्रार्थना का ही परिसाद है कि एक बहुत बड़ा इंसान, अपने आप में इतना बिजी रहने वाला इंसान ने कितनी हम्बलनेस से हमारे सब प्रश्नों के जवाब दिए। ओके, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। धन्यवाद। नाउ वी गो फॉर द प्रेयर, बट बिफोर दैट वी डू द दर्शन। ओके, आई होप दैट आई एम एबल टू मेक ए दर्शन फॉर यू।
इट वाज दर्शन ऑफ द्वारकापुरी, जो हमने वादा किया था आपसे कि चारों धाम के दर्शन करवाएंगे, उसी प्रकार हमने हर रामेश्वरम, बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी और आज द्वारकाधीश के हमने दर्शन किए और मनी मन हमने हमारी प्रार्थनाएं समर्पित करी और वी आर वेरी ब्लेस्ड। आप कुछ समझना चाहते हैं द्वारकाधीश के बारे में, यू कैन गूगल इट, यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग। हम वो समय, लेकिन एक बात बताएं, अब साम्य वेद जो हमारे 4 वेद है, साम्य वेद का समावेश है, 72 पिलर से बना हुआ मंदिर है। हर मंदिर, हर धर्म का मंदिर अपने आप में अलौकिक ऊर्जा लिए होता है, अलौकिक दृष्टि ऊर्जा रहता है। तो आज हमने किए। चलिए आइए हम सब मिलकर विद द प्रेजेंस ऑफ वी जस्ट डू द प्रेयर। कीप द बोथ हैंड लाइक दिस, दोनों हाथ अपने ऐसे रखें। स्ट्रेच योर बॉडी, दोनों हाथों को ऊपर ले आए। फील somebody is pulling you up, कोई शक्ति आपको ऊपर खींच रही है। शरीर को ऊपर जाने दें।